Hello, my name is Kshitij Shrivastava and this is my video blog. Do subscribe to my channel. मेरे 800 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मुझे बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ टेनेट ट्रेलर को। टेनेट ट्रेलर का एक रिव्यू वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था, पर गलती से मुझसे डिलीट हो गया तो मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। पर काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे ये मैसेज किया था कि टेनेट पे आप एक रिव्यू क्यों नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज ट्रेलर जो है टेनेट का उसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि मैंने पहले किया था, काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था, बट नहीं हो पाया। एनीवेज चलिए सबसे पहले तो हम उसका ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद जाएंगे कि ये समझने के लिए कि ट्रेलर है किस बारे में। लेट्स गो। All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. Use it carefully. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. Why don't you bring me in? You really want to know? He can communicate with the future. Time travel. No. Inversion. Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. Whoa. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Your duty transcends national interests. This is about survival. Seems bold. Bold, I'm fine with. I thought you were going to say nuts. This is where our worlds collide. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. Where hell happened here? Hasn't happened yet. There are people in the future who need us. We need a Tenet. We need to save them here and now. It's reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened? You want to crash a plane? But not from the air. That was so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. दिस वॉज द ट्रेलर ऑफ टेनेट और काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेलर है जो इन्होंने बनाया है क्रिस्टोफर नोलान। और क्रिस्टोफर नोलान हमेशा इंटरेस्टिंग ट्रेलर ही बनाते हैं, उनकी सारी जो पिक्चरें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं और ट्रेलर देख कर ही आपको मन करता है कि आपको पिक्चर देखनी है, क्योंकि कुछ अलग सा कुछ हो रहा होता है, ऐसा कुछ जो नॉर्मल फिल्म मेकर्स नहीं दिखाते हैं। जो कि बहुत सारे आजकल जो फिल्में बनती हैं वो बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं। फैंटेसी फिक्शन बनाना, खासतौर पे साइंस फिक्शन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उनके चलने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसीलिए जैसे ब्लेड रनर पिक्चर बनी थी तो वो उतनी हिट नहीं हुई थी। अभी आप इस पिक्चर में एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसमें भी टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इंटरस्टेलर में भी था और उससे पहले की पिक्चरों में भी नोलान ने कभी ना कभी टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल ज़रूर किया। लाइक अगर आपने प्रेस्टीज देखी हो, जो प्रेस्टीज बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिल्म है और उसमें भी टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल किया गया था। उसमें टेस्ला और एडिसन की स्टोरी थी, ब्रिलियंट फिल्म, मैं कभी उसको रिव्यू करूंगा। इसके अलावा जो मेमेंटो थी उसमें टाइम ट्रैवलिंग नहीं थी, पर उसमें उन्होंने पिक्चर को टाइम के हिसाब से आगे पीछे किया था। मतलब टाइम से बेसिकली नोलान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, वो लगातार उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पिक्चर बनाते हैं। उनकी फिल्मों का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी आगे पीछे मतलब नॉन लीनियर ही होता है, लीनियर स्ट्रक्चर बहुत कम होता है।
और सबसे अच्छी बात जो नोलान के उनके भाई जोनाथन नोलान की है। बेसिकली उनकी जो फिल्में हैं उसमें जोनाथन नोलान मोस्टली राइटर्स होते हैं, और उसके पीछे कारण क्या है कि जोनाथन नोलान जो है वो उन्होंने शायद एमएससी किया हुआ है या फिर पीएचडी किया हुआ है लिटरेचर में, एंड ही इज़ वेरी वेरी वेल रेड गाय। उनका एक सीरियल भी आता है वेस्ट वर्ल्ड करके, अगेन दैट इज़ वेरी ब्रिलियंट शो, इट्स अ साइंस फिक्शन शो। सो उसमें भी उनकी काफ़ी तारीफ होती है। और जो मेमेंटो इनकी पहली पिक्चर थी जिसका मैं रिव्यू करूँगा, अगेन उसका भी मेरे को मेंटल नोट बनाना है कि मुझे उसका रिव्यू करना है। सो वो पिक्चर भी जो थी वो पिक्चर बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी थी जो मेमेंटो मोरी करके लिखी थी जोनाथन नोलान ने, और उसको क्रिस्टोफर नोलान ने बाद में बनाया था। वो स्टोरी पब्लिश हुई थी पर उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, पर उसकी जो पिक्चर बनी उसने नोलान का करियर अगेन फिर से लॉन्च कर दिया। नोलान ने उससे पहले एक पिक्चर बनाई थी फॉलोइंग, जिस पे इंडिया में उसका एक बहुत ही टूटा फूटा वर्जन बना था जिसका नाम था फिदा, जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर और फरदीन खान थे। बहुत अच्छा वर्जन नहीं था उसका वो, बट फॉलोइंग इस कमाल की फिल्म है। अगेन उसका मुझे रिव्यू करना है। एक काम करता हूँ, मैं एक क्रिस्टोफर नोलान की सारी पिक्चरों का रिव्यू कर देता हूँ एक बार। एनीवेज, तो ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर बेसिकली वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, उसके जैसा कुछ सिनारियो दिख रहा है। मैंने इस पिक्चर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश करी क्योंकि मैं क्यूरियस था, इसलिए नहीं कि मुझे वीडियो बनाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि क्रिस्टोफर नोलान की हर पिक्चर के लिए मैं क्यूरियस होता हूँ कि उस पिक्चर की क्या स्टोरी है। तो उसकी पिक्चर का जो प्लॉट है वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। उसके पीछे कारण ये है कि नोलान इसको बहुत ही सीक्रेट रखना चाहते थे, और जो एक्टर्स हैं उनको भी जो ये स्क्रिप्ट दी गई थी वो उनको बोला गया था बंद कमरे में पढ़ो और पढ़ के वहाँ से निकल जाओ। और उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने वो स्क्रिप्ट जब पढ़ी तो उन्होंने एक बार नहीं 2-2 3-3 बार पढ़ी, क्योंकि एक बार में उनको वो स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही थी। अगेन इस पिक्चर में टाइम ट्रैवल है जो रिवर्स टाइमिंग के ऊपर बेस्ड है, और टाइम ट्रैवल का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को पसंद है। मतलब बचपन में मेरे को याद है कि बचपन नहीं मतलब कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में मैं टाइम ट्रैवल में बहुत किताबें पढ़ता था। मुझे रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं काफ़ी इससे रिलेटेड किताबें पढ़ता था। और टाइम ट्रैवल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसमें वो पॉसिबिलिटीज़ दिखा सकते हो जो आपके रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पर रियल लाइफ को कहीं ना कहीं ऑल्टर करती हैं। और वंस यू एंटर इनटू टाइम ट्रैवल, जो सेकंड सिनारियो होता है वो ये होता है कि टाइम ट्रैवल को कंट्रोल कैसे किया जाए और उसके रूल्स क्या होंगे। कभी भी अगर आप कोई आदमी टाइम ट्रैवल करता है तो उसके सर्टेन रूल्स होते हैं, वो रूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो मुझे लगता है इस पिक्चर में भी एक हिस्सा होगा। अगर आप मेरी पिक्चर जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी है, एम्फी गौरी की लास्ट फिल्म देखोगे तो वो भी एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें मैंने टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल किया है, और मुझे लगता है कि वो फिल्म पूरी एक फीचर फिल्म में डेवलप हो सकती है। कभी करूँगा जब पैसे आएंगे मेरे पास तो उस पिक्चर को ही बनाऊंगा। तो जो नोलान ब्रदर्स हैं दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और दोनों ही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, और वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि ऑडियंस को वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं आएगा। वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और पर उसको दिखाने का जो तरीका है नोलान का वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि यू डोंट बॉदर अबाउट द साइंस बिहाइंड इट, यू जस्ट एंजॉय द फिल्म एज इट इज़, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं उसको आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि नॉर्मल पब्लिक उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, उस चीज़ को आप जब एमेलगमेट करते हो तो एक अलग कॉम्बिनेशन निकल के आता है। मुझे इसीलिए नोलान का डायरेक्शन अच्छा लगता है बिकॉज उनकी स्क्रिप्ट बहुत टाइट होती है। मुझे अब आपको नहीं दिखेगा पर मुझे राजकुमार हिरानी और नोलान में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं इन टर्म्स की दोनों अपनी स्क्रिप्ट पे बहुत काम करते हैं। स्क्रिप्ट जब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया बन जाती है उसके बाद ही वो एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। तो नोलान इज़ नोन फॉर हिज परफेक्शनिज्म एज वेल। सो मुझे लगता है कि फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। मैं इसकी स्टोरी के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि जो चीज़ें मैंने इसमें देखी वो कुछ कंफ्यूजिंग थी मेरे लिए भी। जैसे एक सीन था जिसमें वो कार जो होती है वो हवा में उल्टी पलटी होती है और वापस आके सीधी हो जाती है और उल्टा चलने लगती है। उसके बगल में एक कार होती है जो कि अगेन उल्टी चल रही होती है, पर राइट साइड में कार होती है जो सीधी चल रही होती है ना। वहाँ पे मुझे जो भी उससे पहले एक सीन आया था जिसमें एक औरत लड़की उसको ये बताती है, औरत नहीं लड़की उसको ये बताती है कि तुम जो कर रहे हो वो टाइम को रिवर्स कर रहे हो बेसिकली। तो मेरे को लगा कि शायद यहाँ पे भी टाइम रिवर्स हो रहा है कि एक कार थी जो पलटने वाली थी और वो टाइम रिवर्स हो गया और वापस अपने पहियों पे आ गए और वापस चलने लगी। पर जो बगल वाली कार है वो उस पूरे सिनारियो को कंफ्यूजन में कर रही है क्योंकि वो अपनी रफ्तार से जा रही है और सीधी जा रही है और कोई भी कार मेन रोड पर उल्टी तो नहीं जाएगी। सो अब वो रिवर्स सिनारियो था या आपकी फॉरवर्ड मूविंग टाइम जोन में वो रिवर्स हो रहा है, वी कैन नॉट टेल दैट। बट द थिंग इज इन आवर वर्ल्ड टाइम ट्रैवल को या रिवर्स करना किस तरह से दिखाना है वो मेरे ख्याल से इस पिक्चर का मेन मुद्दा हो सकता है। क्योंकि अगर आप टाइम को रिवर्स करते हो तो पूरी दुनिया का टाइम रिवर्स होगा और ऐसा नहीं है कि टाइम रिवर्स सिर्फ अर्थ का होगा। अगर आप टाइम रिवर्स करते हो तो पूरी यूनिवर्स का टाइम रिवर्स होगा, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। आई डोंट थिंक यू कैन डू दैट बिकॉज मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है टाइम ट्रैवल के बारे में, टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल
एंड आइंस्टाइन अगर जिंदा होता मेरे ख्याल से 20 साल और तो शायद टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो भी जाता। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए भी हैं जिसमें एक पार्टिकल को टाइम ट्रेवल कराया भी गया, और यूएस में से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। अगर आपने एरिया 52 का नाम सुना है तो आप थोड़े से वाकिफ होंगे कि किस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की मैं बात कर रहा हूँ, कि किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स यूएस में हुए हैं जिसमें उन्होंने टाइम ट्रेवल करवाया भी है और टाइम ट्रेवल हुआ भी है। पर टाइम ट्रेवल का एक रूल है कि आप कभी भी फ्यूचर में ट्रेवल नहीं कर सकते, आप पास्ट में ट्रेवल कर सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है फ्यूचर में ट्रेवल पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स हो, एक पैरेलल यूनिवर्स हो जिसमें ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो हमारी यूनिवर्स झेल दिया, हमारा जो दुनिया है वो झेल रही है। तो अगर एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है, पैरेलल यूनिवर्स है जो हमारे पैरेलल चल रही है और शायद हम उसके मिडिल का हिस्सा हैं और हमारा जो टाइम है वो मिडिल में है, तो हमारे पीछे भी चीज़ें हो चुकी हैं जो पीछे के यूनिवर्स में चल रही हैं और आगे के यूनिवर्स में भी जो चीज़ें चल रही हैं। तो हम अगर आगे के यूनिवर्स में कोई चीज़ चल रही है और अगर हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसेंड कर आए तो शायद हम दूसरे टाइम जोन में जा सकते हैं। और टाइम ट्रैवल का जो फंडा है जाने का, वो नॉर्मली अगर स्टीफन हॉकिंस की किताब पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। खैर अभी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इंस्पिरेशन है नोलान ब्रदर्स की, वो बेसिकली गॉडल हैं। गॉडल एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है, मैथमेटिकल थ्योरीज दी हैं, फिलॉसफीज दी हैं। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैथमेटिक्स में थ्योरीज और फिलॉसफीज नहीं होती हैं, पर ऐसा नहीं है, मैथ्स में भी थ्योरीज और फिलॉसफीज होती हैं। मैंने बचपन में इस पर भी किताबें पढ़ी थी कि इंडियन वैदिक सिस्टम के हिसाब से आप किस तरह से मैथमेटिक्स कर सकते हो और ग्रीक मेथड्स के हिसाब से किस तरह से मैथमेटिक्स कर सकते हो। वो सारी थ्योरीज हैं और थ्योरीज कैसे वर्क करती हैं वो जब आप किताबें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह सारी चीज़ें वर्क करती हैं। इट्स नॉट जस्ट नंबर गेम की सिर्फ ये नंबर इन्वेंट हो गए हैं, नहीं, उन नंबरों का कोई मतलब भी है और वो नंबर किसी चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। तो यूनिवर्स उस हिसाब से ऑपरेट भी करता है, जो कुछ हद तक हमने यूनिवर्स को डिकोड कर लिया है। तो एनीवेज दिस इज नॉट अबाउट द साइंस, दिस इज अबाउट द नोलान्स फिल्म। सो ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है ये पिक्चर हॉल में रिलीज होनी चाहिए। और नोलान उन डायरेक्टर्स में से एक हैं जो आईमैक्स पे पिक्चर बनाते हैं और उनको लगता है कि ये फॉर्मेट पे लोगों को पिक्चर देखनी चाहिए। आईमैक्स बहुत ही मतलब सिर्फ ये है कि उसकी जो रील का फ्रेम होता है वो बहुत बड़ा होता है और जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा डेटा कैप्चर होता है और बड़ा फुटेज आता है और देखने में काफ़ी मैग्नेनिमस लगता है। तो उसके सेपरेट हॉल्स ही बनाए जाते हैं क्योंकि उसका प्रोजेक्टर भी अलग होता है। मुंबई में उसका पहले एक हॉल था आईमैक्स का वडाला में, उसके बाद 2-3 हॉल और खुले, पर अब मुझे लगता है वो सब बंद ही हो जाएंगे क्योंकि सब कुछ OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है। एनीवेज सो माइंड ब्लोइंग ट्रेलर। और नोलान की सबसे अच्छी बात ये है कि उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पहले वो हैंस जिमर से कराते थे, इस पिक्चर में उन्होंने शायद किसी और से कराया, बट पहले उन्होंने हैंस जिमर से कराए थे। और एवरी टाइम इट कम्स इट गिव्स यू अ बीट। तो पॉल थॉमस एंडरसन और क्रिस्टोफर नोलान एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो मुझे लगता है कि अपने बैकग्राउंड स्कोर पे काफ़ी ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए क्योंकि उनका बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। सो मस्ट वॉच फिल्म है। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, जो एयरप्लेन का सीन है एंड में, वो देखने में उतना मैग्नेनिमस नहीं लगता है क्योंकि हमने बहुत सारी पिक्चरों में ऐसे एयरप्लेन वाले सीन देखे हैं। लाइक कॉन एयर पिक्चर में भी था एक ऐसा सीन और एयरफोर्स 1 में भी था ऐसा सीन जहाँ पे एयरप्लेन डिस्ट्रॉय करते हैं, पर मोस्टली वो लोग डमी डिस्ट्रॉय करते हैं और या फिर एक छोटा सा सेटअप बना के उसमें कैमरा लगा के उसको मैग्नीफाई करते हैं तो आपको लगता है कि एक्चुअल सीन हो रहा है, जबकि वो छोटे से टेबल के ऊपर ही वो सारा सीन हो रहा होता है। तो मेरे को जितना मैंने इसमें पढ़ा है कि उन्होंने बताया है कि जो एरोप्लेन वाला सीन था ये एक्चुअली में उसने किया था, एक्चुअली एक एरोप्लेन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया था एरोड्रोम में, विच इज़ ह्यूज। क्योंकि नोलान जब भी कुछ करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उसको रियल वे में किया जाए। और ये डिफरेंस है हॉलीवुड और बॉलीवुड में, जहाँ तक मुझे लगता है कि हॉलीवुड में बेसिकली जो फिल्म मेकर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि ग्राफिक्स का यूज़ कम करें, ग्रीन क्लॉथ का या क्रोमा का कपड़ा कम इस्तेमाल करें और एक्चुअली रियल में दिखाने की कोशिश करें। जहाँ पे आपका लिमिटेशन हो जाता है कि आप नहीं दिखा सकते तो वहाँ पे आप कोशिश करते हो हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो चीज़ जो है वो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे आदमी इतना लेजी है कि हर चीज़ को ग्राफिक्स में करना चाहता है कि पूरी पिक्चर हम एक काम करते हैं, पूरी पिक्चर पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो में बना लेंगे, तो ये भी क्रोमा पे शूट कर लो, वो भी क्रोमा पे शूट कर लो, ये भी कमरे के अंदर शूट कर लो, वो भी कमरे के अंदर शूट कर लो। मैंने बहुत होते हुए देखा है, पर हॉलीवुड में एक्चुअली वो लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं। इवन यूरोप का जो फिल्म्स बनती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती हैं। मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, मतलब कई फिल्मों का मैंने देखा है, जो मेकिंग देखा है, अगर आप उसका मेकिंग देखोगे आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी ज़्यादा वो लोग मेहनत करते हैं छोटे छोटे शॉट लेने के लिए, जो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं होता। इंडिया मेरे ख्याल से राजमौली है जो इतने इस लेवल पे मेहनत करता है और उसको मेहनत करनी चाहिए उस चीज़ के लिए क्योंकि वो कमाल की फिल्म बनाता है। मुझे लगता है RRR भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। एनीवेज नोलान इज़ ग्रेट, नोलान की सारी फिल्में ग्रेट हैं, एक भी फिल्म इस बंदे ने ऐसी नहीं बनाई है जो ख़राब हो, विच इज़ अ ह्यूज ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एनी गाय। जो भी फिल्म बनाई है, डूडल बग से लेके अभी टेनेट तक सारी पिक्चरें अच्छी है। टेनेट का मतलब बेसिकली होता है एक प्रिंसिपल और बिलीफ,
किसी रिलीजियस प्रिंसिपल और किसी रिलीजियस बिलीफ के ऊपर ये वर्ड बना है। तो बेसिकली मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं, हाँ ये अच्छी चीज़ है कि साइंस को और फिलॉसफी को नोलान बहुत अच्छे तरीके से मिलाते हैं इन दोनों चीज़ों को। लाइक अगर आप बैटमैन बिगिंस देखो या फिर डार्क नाइट देखो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी किस तरह से उन्होंने फिलॉसफी को, थिंकिंग को, विजडम को, साइकोलॉजी को और साइंस फिक्शन को कैसे मिलाया। सुपर हीरो जॉनर में इस तरह की चीज़ें होती नहीं थी जो उस पिक्चर में दिखाई गई हैं। अगेन मैं उस बारे में अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ डार्क नाइट और बैटमैन ट्रिलॉजी के ऊपर, जो नोलान की डायरेक्टर ट्रिलॉजी है उसके ऊपर। खैर अभी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय।